चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो गाइस इस चैनल पे जितनी भी बुक्स वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज़ होती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। The members comprise of consumers desirous of obtaining good quality product at reasonable prices. So इस सोसाइटी के मेंबर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। डिज़ायरस यानी जिनकी डिज़ायर होती है। कौन से कंज्यूमर्स, जो कि ये सोचते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएं और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएं, इसलिए कुछ कंज्यूमर्स मिलके कंज्यूमर सोसाइटी बनाते हैं। द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडलमैन टू अचीव इकॉनमी इन ऑपरेशंस। तो ये सोसाइटी का मेन एम क्या होता है कि उन्हें मिडलमैन हटाने हैं ताकि इकोनॉमी आए ऑपरेशंस में। मिडलमैन हटाने से इधर क्या मतलब है कि जो बीच के होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनको हटा देना है, ठीक है, ताकि सब कुछ सस्ते में निपट जाए। जो बीच में ये लोग अपना मार्जिन रखते हैं, ये चीज़ ना हो। इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल्स गुड्स टू मेंबर्स। सो ये क्या करती हैं, ये सोसाइटी है गुड्स परचेज़ करेगी बल्क में, यानी काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ कर लेगी डायरेक्टली होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, किसी से भी, और फिर गुड्स किसको बेचेगी, अपने मेंबर्स को बेचेगी ताकि उनके सोसाइटी के मेंबर्स का भला हो। बीच के मिडल मैन बिल्कुल हट जाएंगे, जो कि एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, सब लोग हट जाएंगे। Profits, if any, are distributed on the basis of either their capital contribution to the society or purchases made by the individual members. और कोई अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किस में, मेंबर्स में। किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट आपका, जितनी जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, जिस आदमी ने जितना जितना पैसा लगाया है सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग। एक तो ये रास्ता है। एक दूसरा रास्ता है, जिस इंडिविजुअल ने जितनी परचेज़ करी है, यानी जितने गुड्स खरीदे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट दिया जाएगा सब में। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनी जाती है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स ही होते हैं सोसाइटी में मेंबर्स, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं, प्रोक्योरिंग इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, यानी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए सोचते हैं ये कि हमें कहीं से इनपुट्स मिल जाए, ठीक है, सस्ते में इनपुट्स मिल जाए, ऐसे सोच कर ये सोसाइटी जो है बनाई जाती है। The society aims to fight against the big capitalist and enhance the bargaining power of small producers. ये सोसाइटी का मेन एम क्या होता है कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो पाएँ, कंपटीशन में उनके बराबर में खड़े हो पाएँ, ठीक है, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर से क्या मतलब है, जैसे कि एक अकेला इंसान है, वो एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर से या बहुत बड़ी कंपनी से नहीं लड़ सकता, लेकिन छोटे 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 कई सारे प्रोड्यूसर एक साथ मिल जाएं तो शायद वो किसी बड़े बिजनेसमैन का मुकाबला कर सकते हैं। बोलते हैं ना, एकता में बल है, वैसी बात हो रही है। देन इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाइज देयर आउटपुट फॉर सेल। सो ये क्या करती है सोसाइटी, रॉ मटेरियल देती है, इक्विपमेंट्स देती है, या कोई भी और इनपुट चाहिए होगा अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और साथ में उनके आउटपुट भी खरीद लेती है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है ये सोसाइटी वो प्रोडक्शन भी खरीद लेगी ताकि बेच सके उसको। इसमें भी प्रॉफिट होता है, अगर होता है तो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मेंबर्स ने जो कंट्रीब्यूट करी है कैपिटल, ठीक है, या फिर जो है मेंबर्स ने क्या है, टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितने गुड्स का प्रोडक्शन किया है सोसाइटी में, जितने गुड्स खरीदे या बेचे हैं उसके हिसाब से, जैसे जिसने ज़्यादा गुड्स खरीदे उसको ज़्यादा प्रॉफिट, जिसने कम गुड्स खरीदे उसको कम प्रॉफिट, ऐसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं।
सच सोसाइटीज़ आर स्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए बनी होती है, उनके प्रोडक्ट्स को बिकवाती है। अब एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट बेचेगा छोटा सा, तो यार शायद उसका शोषण हो जाएगा, उसको सही प्राइस नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे और वो एक साथ मिल के रेट लगाएंगे तो शायद उनको अच्छा रेट मिल जाए। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? वही प्रोड्यूसर्स ही होते हैं इसके मेंबर। और वो क्या चाहते हैं, किस विश के साथ वो एक साथ जुड़ते हैं, ये एक सोसाइटी बनाते हैं कि उनको रीज़नेबल प्राइस मिल जाए उनके आउटपुट का, यानी जो उन्होंने प्रोडक्शन करी है वो ठीक ठाक रेट में बिक जाए। दिस सोसाइटी एम्स टू एलिमिनेट द मिडलमैन एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर्स। अब ये सोसाइटी का भी एम यही होता है कि बीच में से मिडलमैन को हटा दिया जाए ताकि डायरेक्ट गुड्स हम बेच पाएँ। मिडलमैन क्योंकि बीच में अपना पैसा खाएंगे, अपना मार्जिन लेंगे, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करते हैं, यानी कॉम्पिटिशन में और बेहतरीन तरीके से आगे खड़े होते हैं क्योंकि सब एक साथ मिल जाते हैं ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इट पूल्स द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स एंड परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शंस। और पूल्स मतलब होता है इकट्ठा करना, तो सारे मेंबर्स का आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है वो एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग। अब देखो एक प्रोड्यूसर है, उसको अपना माल एक स्टेट से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसको ट्रक करना है, सपोज़ उसको 20,000 रुपये लग गए ट्रक करने में। लेकिन ऐसे ही अगर 10 प्रोड्यूसर मिल जाते हैं और वो एक ही ट्रक में मिल के सामान पहुँचा देते हैं तो शायद वो 20,000 रुपये सब में थोड़े थोड़े बच जाएंगे, है ना। या फिर अगर हम वेयर हाउसेज़ की यहाँ पे बात करते हैं तो एक अगर प्रोड्यूसर है जो वेयर हाउस ख़रीदता है या उसको किराए पे लेता है, वो अपने गुड्स उसमें रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन 10-12 प्रोड्यूसर्स मिलकर एक वेयर हाउस ख़रीदेंगे तो शायद पैसा बच जाएगा उनमें, है ना। टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, तो कोशिश की जाती है जो आउटपुट बेचा जाए वो बेस्ट प्राइस में बेचा जाए, और प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और किस बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पूल ऑफ आउटपुट, जिसने जितना जितना आउटपुट दिया है, जितना जितना प्रोडक्शन दिया है, उसके हिसाब से जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, ये क्या है, किस लिए बनाई गई है? फार्मर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, ताकि उनको बेटर इनपुट्स यानी बेटर जो है सीड्स वगैरह प्रोवाइड की जाए, रीज़नेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड हो जाए। और इनके मेंबर्स कौन होते हैं? जाहिर सी बात है फार्मर्स ही इनके मेंबर्स होते हैं। किस इच्छा के साथ वो आपस में जुड़ते हैं कि साथ में मिलके फार्मिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक ट्रैक्टर है, एक छोटा सा किसान ख़रीदता है, उसको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन सोसाइटी में कई सारे छोटे छोटे किसान हैं और वो सभी एक साथ मिलकर एक ही ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो उनका पैसा आपस में बढ़ जाएगा। द एम इज़ टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, तो इसका मेन एम क्या होता है कि हमें लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ अगर हम लार्ज स्केल पे करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, तो उसका हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, कॉस्ट कम आती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड, ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, यानी बीज, फर्टिलाइज़र्स यानी खादें, मशीन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, और मॉडर्न टेक्निक्स कोई भी है जो हमें प्रोवाइड कराती है किसानों को। दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न्स टू द फार्मर्स, इससे जो है किसानों की जो खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ में उनको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं, उनकी इनकम भी अच्छी हो जाती है। साथ में एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है उनकी, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की, यानी फ्रेगमेंटेड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो किसानों के पास खेत हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि एक किसान जो छोटे से लैंड पे खेती करता है वो अकेले इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कई सारे ऐसे किसान मिल जाते हैं जो छोटे छोटे लैंड पे खेती करते हैं, तो वो आपस में मिल के जो है सारा खर्चा बांट सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये क्या होती हैं, ये किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि क्रेडिट यानी उधार प्रोवाइड कराया जा सके अपने मेंबर्स को रीज़नेबल टर्म्स पे, यानी कम ब्याज पे। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? वही मेंबर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, वही लोग इस सोसाइटी से जुड़ते हैं। इस सोसाइटी का मेन एम क्या होता है कि अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर्स, का मतलब लेंडर वो होते हैं जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं, जैसे सेठ सूठ लोग होते हैं ना, उन लोगों से हम पैसा उधार ले लेते हैं तो वो हमारा शोषण करते हैं, हमसे ज़्यादा ब्याज लेते हैं ना, ऐसे करके हाई
चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जो ये लोग लेंडर्स होते हैं हम लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज लेते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल। तो ये सोसाइटी लोन कैसे प्रोवाइड कराती है अपने मेंबर्स को? स्टार्टिंग में जब सोसाइटी बनती है या कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो वो कैपिटल लेके आता है कुछ, या कुछ पैसा डिपॉजिट कराता है। सो वही पैसे को जो है एज अ लोन किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ेगी तो दे दिया जाता है, और साथ में उससे बहुत लो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या चीज़ है ये? सोसाइटी है किस लिए बनाई गई है? उन लोगों की मदद के लिए बनाई गई है जिनकी बहुत कम तनख्वाह है और वो घर बनाना चाहते हैं सस्ते में, ठीक है, कम पैसों में, कम ब्याज पे लोन लेके जो है घर बनाना चाहते हैं। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं सोसाइटी के? वो लोग होते हैं जो कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी घर बनाना चाहते हैं कम पैसों में, कम खर्चे में। इसका मेन एम क्या होता है सोसाइटी का? कि हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने मेंबर्स की, यानी जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनमें से जिसको भी घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, उनको घर कंस्ट्रक्शन में यानी घर बनाने में मदद की जाए, और उनको जो है इंस्टॉलमेंट में, मतलब घर बनाने के लिए पैसा दे दिया जाता है और बाद में जो लोग होते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस कर देते हैं धीरे धीरे करके किश्तों में। ये सोसाइटी क्या करती है? उनके लिए फ्लैट्स बनाती है या उनको प्लॉट देती है अपने मेंबर्स को, या फिर मेंबर्स जो है कभी कभी क्या करते हैं घर बना के दे देते हैं, कंस्ट्रक्ट द हाउसेज यानी घर बना के दे देते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दिया जाता है। इसे वीडियो खत्म।